खैर, सलामी सुख प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज 28 मई है जो पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी दिन है। आज से 22 साल पहले 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों का जवाब दिया था और बलूचिस्तान के इलाके से एटमी धमाके करके एटमी कुव्वत बन गया था और दुश्मनों को पैगाम दे दिया था कि पाकिस्तान अपनी हदूद की हिफाजत की खूब सलाहियत रखता है। इस दिन को यौम तकबीर का नाम दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से किए गए एटमी धमाकों से मुल्क तो महफूज हो गया, साथ ही दुश्मन का गरूर भी पाश पाश कर दिया गया था। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला जौहरी कुव्वत का हामिल मुल्क बन गया। इस एटमी प्रोग्राम के बानी पीपल्स पार्टी के रूह रवां जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जबकि 1998 में एटमी हथियारों के कामयाब तजुर्बात के वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत। पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बन जाना मुल्क कौम के लिए कितना ज़रूरी था, कितना फायदेमंद था। हमेशा ही भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का जवाब पाकिस्तान ने दलेराना अंदाज में दिया। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से हम खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं पूरे मुल्क में पाया जाने वाला अपनी नौयत का वाहिद परिंदा कसावरी बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया, लेकिन उससे जीवन साथी ना मिल सका। कसावरी को लाहौर चिड़ियाघर का सबसे मुअम्मर और कदीम बासी होने का एजाज भी हासिल है। डिटेल्स क्या है, सोहेल कैसर अपनी खसूसी रिपोर्ट में बताएंगे। कसावरी आमतौर पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पापा न्यू गिनी के जजायर में पाया जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर के चिड़ियाघर को इस परिंदे का मेजबान होने का एजाज हासिल है। ये दौड़ने वाला परिंदा 22 अक्टूबर 1971 में तकरीबन 6 साल की उम्र में इंग्लैंड से लाया गया और अब ये चिड़ियाघर का सबसे पुराना मकीन है। ये अपनी किस्म के जिनको रेटाइडी फैमिली है उसमें ये 5 परिंदों में से ये शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी, रिया और ये कसावरी आते हैं। तो इन परिंदों में जो कसावरी है उसको उस तरह से ये पजीराई नहीं मिली है और यही वजह है कि शायद ये इतना कॉमन नहीं हो पाया। आपने सर पर एक छोटा सा ताज सजाए हुए इस परिंदे की खूबसूरती पर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ये एक ही बार में अपने पाँव के खंजर नुमा नाखून से सामने वाले का सीना भी चाक कर सकता है। शायद इसके जारहानापन के बाहिस ही चिड़ियाघर की इंतजामिया इसके लिए आज तक जीवन साथी का इंतजाम ही न कर सकी। कसावरी जो है ना, ये मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज है इस वक्त में, और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है, ट्रांजैक्शन है, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। तो इंडेंजर्ड होने की वजह से इसकी जो प्रोविजन है या इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत महदूद है। कसावरी की औसत उम्र 45 साल तक होती है, लेकिन यहाँ अच्छी देखभाल के बायस ये अपनी जिंदगी की 56 बहारें देख चुका है। काफी खूबसूरत दिखाई देने वाले इस परिंदे के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत खतरनाक भी है, लेकिन जान रखिए कि बेशतर जंगली जानवर और परिंदे हमारे लिए तभी नुकसानदेह साबित होते हैं जब हम उनको जिच कर देते हैं कि हमारी बेजा मुदाखलत से घबरा कर ही कसावरी भी दूर कहीं गोशा आफियत में जा बैठा है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। चिड़ियाघर में तनहा जिंदगी गुजारने वाले कसावरी की रिपोर्ट आपने देखी है, लेकिन चिड़ियाघर में इस साल हमने देखा ईद के दिनों में भी रौनक नहीं हो पाई, जो कि यकीनी तौर पर बहुत सारे जानवरों के लिए उदासी का सबब भी बन चुकी है, क्योंकि वो लोगों का आना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जी, जिलानी पार्क में THA मुलाजमीन के लिए ईद मिलन पार्टी का इख्तिताम किया गया है। अथॉरिटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने मुलाजमीन में तोहफे भी तकसीम किए हैं। रिपोर्ट देखते हैं। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में नई रवायात का जन्म। THA हेडक्वार्टर जिलानी पार्क में मुलाजमीन के लिए ईद मिलन पार्टी सजाई गई। तकरीब में अथॉरिटी के चेयरमैन यासिर गिलानी, वाइस चेयरमैन हाफिज इशान रशीद, डायरेक्टर मुदस्सर इजाज और दीगर शरीक हुए। ईद मिलन पार्टी में बागबानों, चौकीदारों और नायब कासिदों में तोहफे तकसीम किए गए। सैयद यासिर गिलानी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के एहसास कफालत प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए ये तोहफे तकसीम किए गए हैं। हमारे मुआशरे के लिए एक एग्जाम्पल है कि मुआशरे के और भी जितने साहिब हैसियत लोग हैं वो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनके पास काम करने वाले लोग हैं, जो कि निस्बतन मुआशरे में मुआशी सतह पे, निचली सतह पे मौजूद हैं, उनकी किसी न किसी तौर पे खिदमत की जाए। और मैं समझता हूँ इससे बढ़ के कोई और खुशी नहीं हो सकती कि जब आप उनको अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। हाफिज इशान रशीद ने कहा कि इन तोहफे के अलावा मुलाजमीन को मजीद मराद देने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। हमने इस ईद को बड़ी सादगी से मनाया अपनी खुशियों में। मतलब मैंने तो ये किया कि कम से कम जो मेरे बच्चों को मैंने ईद की शॉपिंग की बजाय मैंने
तमाम जो वसाइल थे वो अपने PHA मुलाजमीन के लिए मुख्तस किए और उन्हीं के साथ ये ईद मनाई। तकरीब में सानेहा कराची में शहीद होने वालों के लिए खसूसी दुआ भी मांगी गई। ईद मिलन पार्टी का अहवाल आपने रिपोर्ट में देखा। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में 60,000 से ज़ायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि पंजाब की बात की जाए तो 21,000 से केसेस की तादाद तजावज़ कर चुकी है। दिन ब दिन ख़तरा बढ़ता जा रहा है। ईद से पहले जो लोगों ने शॉपिंग की है, आने वाले दिनों में उसके जो असरात हैं वो सामने आएंगे, उसके नताइज सामने आएंगे। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंपनी है, उनकी जानिब से ये बता दिया गया है कि जो जून का महीना है उसमें हम पीक पर होंगे, तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। पेशेंट्स के हवाले से इसी पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद कासमी। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सज्जाद साहब, NDMA ने बता दिया जी जून आने वाले वक्त में तादाद एकदम से बढ़ सकती है। जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया। चूँकि पहले भी NDMA ने ही बताया था कि मई जो है वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा मरीज़ों की तादाद बढ़ेगी, तो वही सूरत आ रही है। अगर अब दोबारा NDMA कह रहा है तो मैं नहीं समझता कि इससे हमें इनकार करना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल वाकई संगीन है, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा। लोगों के अंदर जो अफवाहों का सिलसिला है, अगर जब तक वो बंद ना हुआ, मैं समझता हूँ कि हम इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो कामयाबी नहीं हासिल करेंगे और ये बीमारी तूल पकड़ती जाएगी। मैं तो हैरान हूँ कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और ऐसे इलाकों के लोग जो कहते हैं कि ये कोरोना है या नहीं है, और इस अफवाह के अंदर ही वो अपने किसी रिश्तेदार को, अजीज़ को, किसी न किसी को इस मर्ज़ में शामिल कर लेते हैं। और जब वो इस मर्ज़ में ख़ुद को शामिल करते हैं या कोई ऐसा उनके साथ मसला दरपेश आता है, तो फिर उनको अंदाज़ा होता है कि कोरोना है। फिर रोते भी हैं, बिलखते भी हैं, हॉस्पिटलों में भी जाते हैं, सारा कुछ होता है। एक बहुत बड़ा लॉस, जो नुकसान है वो उनको जानी उठाना पड़ता है। तो लिहाजा बेहतर नहीं है कि हम कोरोना को ढूंढने की बजाय हुकूमती, अपने सियासी रहनुमाओं, मजहबी रहनुमाओं, डॉक्टर्स और इनकी हदायत पे अमल करें। WHO पूरी दुनिया के अंदर कोरोना, ये को पाकिस्तान के लिए नहीं छोड़ा गया कि कोरोना है या नहीं, यहाँ है या कोरोना साजिश है या जो भी है। कोरोना इस वक्त कोरोना का वजूद है, कोरोना से हमें इनकार नहीं किया जा सकता। आप हमारे आगे से बड़ी और क्या मिसाल होगी कि हमारा खाना काबा, मदीना मुनव्वरा और इस तरह की जो हमारी इबादत गाहें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, और उसकी वजह है उसका कोरोना का वजूद। बिल्कुल, तो इससे इनकार करना जो है ना, वो रखना है एक दूसरे से। फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हमें ज्वाइन किया जी डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, VC, आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम में। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये लोग मान नहीं रहे और यही एक नई बहस छिड़ चुकी है कि कोरोना है भी या नहीं है। NDMA ने भी अलर्ट कर दिया है कि आने वाले वक्त में केसेस बहुत बढ़ सकते हैं। देखें, हम आपके बहुत सारे प्रोग्रामों में यही बात करते रहे हैं और मेरा ख्याल रिपीटेडली ये बात कर रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि समहाउ हम जो जब एज ए पाकिस्तानी नेशन, अनफॉर्चुनेटली इसको हमने रिस्पांस बहुत ही बुरा दिया है। लेकिन हमने, गवर्नमेंट ने ओनरशिप दे दी आवाम को, आवाम ने बिल्कुल ओनरशिप नहीं ली, जैसे आपको पता है। और आवाम को देखें, हम हमेशा कहते हैं ज़रूरी कामों के लिए तो निकलें, तो गैर ज़रूरी, तो 90% जो निकल रहे हैं वो गैर ज़रूरी काम हैं। वो ये हैं कि बच्चे को आइसक्रीम खिला लें बीडन रोड से, आप देख लें, कोई जाके कोई कहीं पे कोई इस किस्म की आउटिंग करा दें। मैं समझता हूँ कि सारी उम्र पड़ी है और सारी उम्र आपने की है। इतनी ईदें आपने की हैं जो नई जूतियों के साथ या बच्चों के नए कपड़ों के साथ या बेगम के नए कपड़ों के साथ, कि इस दफ़ा आप ना करते तो क्या फ़र्क पड़ना था। आप सिर्फ नीयत ये करते कि मैं अपने आप को भी और अपने बच्चों को एक्सपोज नहीं करूँगा। देखें, अगर किसी के कोई इम्तहानात हो रहे हैं या कोई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, वो तो हम ज़रूरी समझते हैं, और उसमें भी हम समझते हैं कि देखें, सिर्फ अब जो एक शोबा रह गया जिसको हम नहीं चला रहे, वो तालीम है, जो सबसे ज़रूरी शोबा मैं समझता हूँ। वही बात। अच्छा, अब देखें, अब डॉक्टर्स उन्होंने वहीं से बनने हैं ना, और डॉक्टर्स भी अब ये कह रहे हैं, देखें उनको भी बहाना मिल गया कि वो कह रहे हैं कि जी हमें बगैर इम्तिहानों के पास कर दें। रिपीटेड हमारी इतनी डिमांड है।
जिसका ऑब्वियसली हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा मुल्क का, कि हमेशा के लिए डिग्रियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो जहाँ पे देखें हमें करना चाहिए वहाँ हम नहीं करते, जहाँ नहीं करना चाहिए वहीं करते हैं। और देखें ये जैसे काज़मी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तक उस जगह पे हम ये समझते हैं कि जहाँ हमने करना है तो कहेंगे ये तो ऐसे फजूल चीज़ है ही कोई नहीं। अच्छा, कोई फंड लेने के लिए है, कोई फलानी चीज़ के लिए है, ये बहुत एक डिबेट आजकल। तो ये मिसपरसेप्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी जस्टिफिकेशन लाने के लिए कि हम क्यों शॉपिंग पे, क्यों आउटिंग पे जा रहे हैं। ये चीज़ें देखें गैर ज़रूरी हैं और इनको आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, इनके बगैर आप जिंदा भी रह सकते हैं, तलीम याफ्ता भी हो सकते हैं। जिस वजह से आपने तलीम याफ्ता होना है उसको आप रोक के बैठे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, यकीनी तौर पर आपसे भी लोग ज़रूर ऑफ द रिकॉर्ड पूछते होंगे कि डॉक्टर साहब ये बताइए ये कोरोना कुछ है भी या नहीं है, या फिर हम बच गए हैं। डेली ये हर बंदे के साथ रूटीन है। हम मीडिया से हैं, आप डॉक्टर हैं, काज़मी साहब रिपोर्टर हैं, सबके साथ ये स्टोरी चल रही है कि जी हमें अंदर वाला मामला बताएं, कोरोना कोई चीज़ नहीं है। देखें वो सिर्फ सुनना चाहते हैं, वो जस्टिफिकेशन जो उनके दिमाग में होता है कि उन्होंने करना है। आज जहाँ उनका दिल है कि कहीं शॉपिंग पे जाएं, कहीं जाएं, अब तो मॉल्स भी खुले हुए हैं। अब देखें स्कूल और कॉलेजेस हमने नहीं खोले जो सेफ़र हैं, जो एयर कंडीशन भी नहीं है, और हमने मॉल्स खोल दिए हैं जो एयर कंडीशन भी हैं और बहुत बड़े हैं। यानी ये मुझे नहीं समझ लगी कि अभी तक अगर देखें कुछ चीज़ मैं समझता हूँ एज एन एजुकेशनिस्ट, एज ए डॉक्टर, कि कोई चीज़ खोलनी चाहिए थी तो वो सेफ्टी के साथ कॉलेजेस, स्कूल, स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ से आपने डॉक्टर आगे थे फ्यूचर के प्रोड्यूस कराने। सब मैनेज इसका मतलब हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, और बहुत डिसअपॉइंटेड हैं हम। अनफॉर्चुनेटली हम कोई इतना फ़ख्र नहीं कर सकते अपने पाकिस्तानी होने पे इस आंसर के। बहुत चीज़ों पे फ़ख्र कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं, देखें ये पूरे खित्ता छोड़ के पूरी दुनिया में ऐसी इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखी गई। बाकी मुल्कों ने सबसे पहले वो गए हैं स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने के लिए, फिर वो सोच रहे हैं अब। तो ये हम उल्टा चल रहे हैं मेरा ख्याल है, और इसमें हुकूमत को भी देखना चाहिए कि अगर देखिए मॉल्स खुल गए, अगर आपने मसाजिद भी खोल दी, तो फिर ये तलीम गाहें जो जहाँ से हमारा सही बंद करने का कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर साहब जो है वो जिन पॉइंट्स की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि ये कमेटियां भी बनाई जा रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे मीटिंग्स भी हो रही है, लेकिन जो फैसले सामने आ रहे हैं उन पे डॉक्टर साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज भी एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली है काज़मी साहब, जिसमें उन्होंने बताना है कि टाइमिंग्स क्या रहेंगी मार्केट्स के हवाले से। मसला इस तरह के कानून बनाने में, एक्ट लाने में और आइन नाफज करने में जो है ना वो देर नहीं लगती, लेकिन मसला ये कि इम्प्लीमेंट कराना जो है ना वो सबसे बड़ी तरजीह होती है, जिसमें अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा जो कमज़ोरी पाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, महकमा सेहत की तरफ से। मैं मौजूदा सूरत हाल की बात करूँ तो मैंने कल भी मिसाल दी थी कि जब मैं एक प्राइवेट दुनिया न्यूज़ के अंदर काम करता हूँ, तो इस अदारे के अंदर इतनी सख्ती है कि यहाँ पे मास्क पहनना ज़रूरी है, उसके बगैर आप एंटर नहीं हो सकते। तो एक हॉस्पिटल के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया गया कि हॉस्पिटल के अंदर अटेंडेंस भी मास्क पहन के आएगा, पार्किंग में उससे पूछा जाएगा कि आप मास्क के बगैर हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो सकते। मैं यकीन करें आप लाहौर में चले जाएं, 90% लोगों ने मास्क उतार दिया है। स्टार्ट के अंदर जो खौफ था, दिखाते रहे हैं आप, जो खौफ था वो भी हमें ख़त्म किया जा रहा है थोड़ा बहुत। मैं समझता हूँ कि डरना नहीं लड़ना है का जो नारा है उसको भी थोड़ा सा उस पर भी गौर करना चाहिए। डरना है हमने, उसने डरना है जो उसका शिकार नहीं है। जो शिकार हो गया उसे नहीं डरना, वो लड़े, लेकिन जिसने जो उसका शिकार नहीं हुआ वो उससे ना लड़े और उससे डरे। उसको चाहिए कि वो उससे डरे नहीं है भाई, हमारे पास ना कोई मेडिसिन है ना वैक्सीन है, लड़ने वाला तो मौजूदा सूरत हाल में। अब टेस्ट की सूरत हाल की बात की जाए तो गवर्नमेंट की कैपेसिटी जो बताई गई थी अब तक, पहली बात तो है कि 10,000 पे हम गए नहीं है, हम 5 पे भी नहीं गए। हम 5 पे जाके 5 का क्लेम किया जा रहा है, लेकिन वो 5 तक हम नहीं पहुंचे। हम 5 पे पहुंच के बैक आ रहे हैं, ये अफसोस की बात है। उसकी वजह वही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, मैनेजमेंट का मसला है। लेबॉर्ट्रियों के अंदर खराबियां पैदा हो रही हैं, BSL-3 या BSL-2 जहाँ पे भी हम टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे खराबियां पैदा हो रही हैं, और मेडिकल इंजीनियर वहाँ पे नहीं पहुँच रहे, बायोमेडिकल इंजीनियर, जिनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे ऐसी सूरत हाल का जायजा लेने की। जब आप देखें आपने मेडिकल इमरजेंसी लगाई है, डॉक्टर साहब तो फिर क्यों आप इतनी जो बात कर रहे थे ना, ये काज़मी साहब ने भी उसी को इंडोर्स किया है। जाहिर बात है जब आपके फैसले इस तरह के आ रहे हैं तो फिर वो नामुनासिब फैसले हैं, तो लोगों का रवैया भी नामुनासिब और गैर संजीदा होता जा रहा है कि कोई मसला नहीं है।
हमें ये बताइए कि गुज़िश्ता रोज़ भी एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है जिसमें तमाम वज़ीर सेहत साहिबा ने मुलाकात की है तमाम सरबराहान से। क्या सिस्टम को ऑटो पे छोड़ दिया गया है कि हर्ड इम्यूनिटी के जिसको होना है तो हो जाएगा, जिसको बचना है वो बच जाएगा? देखिए, मैं हर्ड इम्यूनिटी नंबर 1 तो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है इतने बड़े मुल्क में के लिए, कि 22 करोड़ के मुल्क के लिए, जिसका मतलब है कि 60 से 70% लोगों को ये इन्फेक्ट होगा। हालात तो यही लग रहे हैं। और फिर उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी, इसमें मैं आपको ये बताऊं, इसमें पता ही नहीं है कि वो कितनी देर लास्ट करेगी, क्योंकि अभी हमने ये देखा है कि जो जिन लोगों को हुआ है, क्योंकि हम प्लाज्मा पे काम कर रहे हैं तो हम उनकी एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं, और हमने देखा है कि 15 से 20 दिन बाद उनकी एंटीबॉडीज़ रैपिडली डिक्लाइन कर रही हैं। तो देखें, ये कहना कि ये हर्ड इम्यूनिटी देती है लाइफ लॉन्ग, ये अभी कोई बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी ये समझना, क्योंकि हमारे अभी कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसमें हम कहें कि तमाम में एंटीबॉडीज़ अच्छी मुवस्सर और क्वांटिटी में और क्वालिटी में मौजूद हैं। ये कोई अभी बिल्कुल, तो इस पे बेस करना एक बिल्कुल ख्वाब पे, तो ये हर्ड इम्यूनिटी डेफिनेटली डेंगू में है, सीरोटाइप स्पेसिफिक, और बहुत सारी बीमारियों में है, जैसे आपकी वायरल इन्फेक्शन है, मीजल्स है या अदर हैं। लेकिन इसमें कहना कि हर्ड इम्यूनिटी हम क्रिएट कर लेंगे, ये किस बेस पे कह रहे हैं? कोई ऐसी बेस है नहीं, ये पॉलिटिशियंस सिर्फ कह रहे हैं, और पॉलिटिशियंस को नहीं कहना चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि जजेस का ये काम है। साकिब सही साहब कह रहे हैं कि अगर हर्ड इम्यूनिटी आपने पैदा करनी है तो ये सिर्फ लाहौर के अंदर 1 लाख नजराना आपको जानों का देना देखें, मैं अब एक चीज और क्लियर करूं, कोई दुनिया का मुल्क हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट नहीं करता, हो जाती है किसी भी बीमारी में। कोई इन्फेक्ट तो नहीं कराएगा अपने बंदों को, और जब आप इन्फेक्ट कराएंगे तो उसकी 2% मोर्टेलिटी आपकी चल रही है, 2.1%। आप इमेजिन कर लें कि अगर आप 1 करोड़ बंदों को कराएंगे तो कितने करेंगे, और ये 22 करोड़ का मुल्क है, और उसके 70% कराएंगे। सवाल भी मेरा यही था कि कह कोई नहीं रहा, बता भी नहीं रहा कि जी हमने सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन लग ये रहा है, जो बाजार की सूरत हाल है, जो फैसले सामने आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि अवाम को खुली छूट है। अब कोई किसी को नहीं रोक रहा, कोई पुलिस के नाके मौजूद नहीं है किसी को रोकने के लिए, पूछने के। इस देखो, जो काज़मी साहब ने कहा ये 100% सही कहा कि कानून बन जाते हैं, SOPs बन जाते हैं, वो बनाना तो आधे घंटे का एक बाबू का काम है, ठीक है, वो जितने मर्जी छापी जाए। असल काम ये है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन। मैं समझता हूँ कि ऐसे कवानीन, ऐसे SOPs वगैरह बनाने नहीं चाहिए जिनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आपको पहले समझ होनी चाहिए आपके पास गवर्नेंस कितनी स्ट्रांग है, कितने आप इम्प्लीमेंट करा सकेंगे, वो चीज़ करें जो आप करा सकते हैं। खामखा मीडिया में देने के लिए कोई फायदा नहीं। सबसे बड़ी मिसाल आपके पास है, हमने प्लाज्मा का इशू उठाया, UHS ने उस पर ट्रायल किया, आपने जवाब दे दिया। आप बात सुने कि UHS को किसी ने मजबूर नहीं किया, इनको ना सैंक्शन आई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, ना इनको कहा गया कि आप प्लाज्मा, ये अपने तौर पे कर रहे हैं। मैं कहता हूँ पंजाब एडवाइजरी ग्रुप ने अब तक क्या किया, मुझे एतराज़ है पंजाब एडवाइजरी ग्रुप पे। पंजाब एडवाइजरी ग्रुप के अंदर फूट पड़ी हुई है, पंजाब एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग में तमाम मेंबर नहीं आते। उसकी वजह, मैंने एक पंजाब के मेंबर से पूछा एडवाइजरी ग्रुप के, मैंने कहा सर आपकी ग्रुप क्या कर रहा है, ये कोरोना पंजाब एडवाइजरी ग्रुप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या मशवरे देते हैं CM को और महकमा सेहत को? वो कहते हैं अब तो होम आइसोलेशन का इशू आ गया, पंजाब एडवाइजरी ग्रुप का क्या काम है। अब कल यास्मीन राशिद साहबा ने जो मीटिंग बुलाई थी एडवाइजरी ग्रुप की, उसमें सारे मेंबर शामिल थे। मसला ये है कि जब तक आप बड़ी देर से शोर था PKLI के अंदर हम प्लाज्मा लगा, यार ये जान जो मर रही है आपके लिए कीमती नहीं है? एक बंदा जिसका बाप माँ भाई बहन मर जाए, उससे पूछें कि उसके लिए क्या क़यामत है। उसको अगर मैं हकीकत में बता दूं ना कि ये प्लाज्मा ना लगने की वजह से ये मसला हो गया और आपके मौत हो गई है, तो यकीन करें वो जितना भी कोशिश करेगा, वो जहां तक पहुंचे इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर उसको हकीकत का पता चल रहा है कि हम प्लाज्मा के अंदर इतनी बड़ी कोताही बरत रहे हैं। देखिए अब हमारे पेशेंट की तादाद, और फिर ये तरीका इलाज सिदरा लाहौर के अंदर 1200 से जायद मरीज सेहत याब होके घरों को जा। अब लाहौर का सबसे पहला पेशेंट सलमान हसन, उसको 2 माह के करीब हो गए हैं। वो अब उसके पूछे किसने कॉल की इसको प्लाज्मा लेने के लिए, किसने रिक्वेस्ट की? गवर्नमेंट का नुमाइंदा या पंजाब एडवाइजरी ग्रुप के नुमाइंदे किसी ने कहा कि आप हमें प्लाज्मा दें? मसला ये है कि जब आप प्लाज्मा निकालेंगे नहीं, प्लाज्मा लगाएंगे कैसे?
ये डॉक्टर साहब ये प्लाज्मा थेरेपी भी एक, इस पे भी काम नहीं शुरू हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आपने कहा कि एंटीबॉडीज तो तभी पता चलेंगे जब बाकायदा उन लोगों के टेस्ट किए जाएंगे जो कि रिकवर हो चुके हैं, और ना ही हमारे ऊपर हम लोग आजकल कोई फॉलो अप देख रहे हैं। पूरी दुनिया में हमने वो केसेस भी डॉक्टर साहब देखे जो कि नेगेटिव होने के बाद दोबारा पॉजिटिव हो गए हैं। तो क्या 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद उनका टेस्ट होना बनता था या नहीं बनता, ताकि मालूम हो सके ना, हम भी कोई रिसर्च करें कि हम क्या कर रहे हैं। देखें, जहाँ तक प्लाज्मा का तल्लुक है, मैं आपके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि हम हाजिर हैं, UHS 24 घंटे हाजिर है। हमने रात को भी, और डॉक्टर साहब आपने जो ट्रायल किया था उसके बारे में देखें, उसमें अभी तक हम तकरीबन, मैं तो अपने सेंटर का बताता हूँ कि हम कोई इस वक्त 20 से ज़्यादा प्लाज्मा ले चुके हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट है। देखें, ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में जहाँ कुछ कर ही नहीं सकते आप, जहाँ कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, उसमें ये अगर फ़ायदा दे रहा है तो हमें ज़रूर ऑफ़र करना चाहिए, नंबर 1। और उसका फ़ायदा हो भी रहा है, इस मुल्क में नहीं, वो तमाम मुल्क कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। और प्लाज्मा थेरेपी हम बाकी बीमारियों में, रूमेटॉइड और यहाँ गुलेनबेरी में, ये पिछले 40 साल से कर रही हैं। इसलिए वो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपके कई सहाफ़ी भाई जो रिकवर हुए हैं, उन्होंने आके प्लाज्मा डोनेट किया है और मुल्तान से आए हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब डोनेशन की तो कमी नहीं है अभी है कुछ, लेकिन हमने अब ये किया है कि हम 3 किस्म के ट्रायल्स कर रहे हैं। एक प्लाज्मा का, एक हम कर रहे हैं IgG का। हमने IgG मैन्युफैक्चर किया जो प्लाज्मा से ही निकलती है, उन लोगों के लिए जिनको एकदम प्लाज्मा नहीं दिया जा सकता, फ्लूइड ओवरलोड है, हार्ट फेलियर है। तीसरा, अब हमने ये किया कि सिंथेटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पे जा रही हैं कि जो हाइब्रिडोमा के ज़रिए, ये एक लेटेस्ट टेक्निक है तो जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए देखें, यूनिवर्सिटी के लेवल पे तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें देखें ये जिन हॉस्पिटल्स को हमारे पास कौन इस वक्त हमसे प्लाज्मा ले रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमसे ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो पेशेंट हैं वो हमें कांटेक्ट करते हैं, उनके कोई डॉक्टर्स कांटेक्ट करते हैं, हम उनको देते हैं। हम चाह रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के है कि वहाँ पे ये थेरेपी, अगर ये फ़ाल है, अगर नहीं फ़ाल तो छोड़ दें इसको बिल्कुल, लेकिन अगर ये फ़ाल है, हम तैयार हैं प्लाज्मा देने के लिए, चाहे हमें दिन रात काम करना पड़े, दिन रात काम करना पड़े, किसी की जान बचती है, क्यों नहीं बचाएं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को इसको अपने SOPs में या अपने प्रिस्क्राइब कर देना चाहिए कि क्रिटिकल पेशेंट्स को ये देना है या नहीं, ताकि कोई एहसास तो आपसे मांगे ना। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि ये कोरोना का जो मामला चल रहा है, जिस तरह से ईद की शॉपिंग भी हुई, मार्केट्स खुल गई और तमाम SOPs पर अमल दरामद, क्या एक पर भी नहीं किया पब्लिक ने, ये किस जानिब हम जा रहे हैं? क्या मैडम ऑटो पे लग चुका है सिस्टम के जिसको होना है हो जाए, जिसने बचना है खुद से ही बच जाए? अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है। मकसद ये है कि ये हमारा लॉकडाउन करने का मकसद ये था कि हम अपनी पूरी तैयारी कर लें, खासतौर पर उन मरीजों के लिए जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होंगे या जिनको जो सीरियस उनको कॉम्प्लिकेशंस होंगी। उस सिलसिले के अंदर जो ये 2 महीने का लॉकडाउन किया है, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें डेवलप कर ली हैं। आपको पता है कि फील्ड हॉस्पिटल डेवलप हुए हैं, नंबर ऑफ बेड्स जो है एक्सपेंड हुए हैं, हमने अपने आप को सारा जिसके SOPs डेवलप कर चुके हैं। फिर टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ा के इस वक्त पंजाब के अंदर 2 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। ये सारी चीज़ों को इन 2 महीने के अर्से के अंदर करके अब जो हम इस वक्त तैयारी कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं और जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, प्लस जो वेंटिलेटेड बेड्स हैं, इन सारों की ये जो बार बार रोजाना हम कहानी सुनते हैं कि जी फलां जगह वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गलत बयानियाँ होती हैं। वजह ये है कि हमने आज पिछले 2 महीने में सारी तैयारियां कर रखी हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल SOPs डेवलप हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए। जो आज तक नई जो इस वक्त ट्रीटमेंट हो रही है पूरी दुनिया में, हम उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कल के मीटिंग के एग्जीक्यूटिव जो बेसिक एक टीका है जो साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है और काफी हद तक लाइफ सेविंग है, उसके ऊपर भी हमने हदायत जारी कर दी है, क्योंकि हर हॉस्पिटल हमारे जी डॉक्टर साहब, मेडिसिन के हवाले से तो यकीनी तौर पर जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपने मरीजों को दें, लेकिन जहां पर प्लाज्मा थेरेपी की बात आती है, तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए हमें भी बात करते हुए, हम भी इस इंतज़ार में हैं, बल्कि लोग इंतज़ार में हैं
कि अगर ये हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है तो अभी तक इसका आगाज़ क्यों नहीं हो सका पब्लिक सेक्टर में? मकसद ये है कि बहुत ही एक छोटा सैंपल है, तो हम लोग हर चीज को देखिए। आप जिस तरह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में बहुत ज्यादा हर तरफ शोर था कि उसका बहुत अच्छा असर है, उसके ऊपर हमने भी ट्रायल शुरू की, लेकिन आपके सामने है कि इस वक्त अपना दुनिया में WHO ने रोक दी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के, उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं और एरिथमियाज होते हैं, हार्ट पे इफेक्ट होता है और ये बजाय फायदे के नुकसान दे सकता है। तभी ये सारी चीजों को आप मद्देनजर, प्लाज्मा फरीसिस का जहाँ तक ताल्लुक है, इस पर पूरी हमने तैयारी की हुई है और इसके ऊपर अब वो क्या कहते हैं प्लाज्मा इकट्ठा करने लगे हैं, लेकिन इसके लिए यू हैव टू सेलेक्ट आउट पेशेंट्स, इसके ऊपर सारा काम हो रहा है। और जब हम देखिए मकसद ये है कि हर चीज इज नॉट यू हैव टू सेलेक्ट पेशेंट्स। ये बड़ा मुश्किल है कि आप कहेंगे कि ये ट्रीटमेंट है, हर मरीज पे ये लागू। जिस तरह ये जब हम साइटोकाइन, जैसे हर पेशेंट जो वो इंट्यूबेट भी नहीं किया जाता, हर मरीज को आप वेंटिलेटर पे भी नहीं डालते, कई पेशेंट्स जो हैं उनको आप बाईपैप के थ्रू जब ऑक्सीजन देते हैं उसका बहुत बेहतर असर आ रहे हैं। ये सारी चीजें साथ साथ इवॉल्व हो रही हैं और प्लाज्मा फरीसिस में भी काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये अगले हफ्ते के अंदर अपना पहला जो चंद पेशेंट्स हैं उन पे वो ट्राई करेंगे। ये सारा एक्सपेरिमेंटल है, मैं आपको बार बार दोहरा दूं कि जो भी ट्रीटमेंट है तो उसका एक बार जब तक एक लंबी चौड़ी सीरीज नहीं आएंगी, जिस तरह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे सारी दुनिया में काम हो रहा था और फिर रिजल्ट सामने आने शुरू हुए कि जी नहीं इसका इस तरह पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, इसका नेगेटिव इफेक्ट है, तो इन चीजों को मद्देनजर रखे ये एक नई बीमारी है, इसकी ट्रीटमेंट रेजिमेंट भी बिल्कुल नहीं है, हर तरीके से पीपल आते। लेकिन अगर चाइना के अंदर पहला पेपर पब्लिश हुआ है, उसके अंदर उस पेपर के अंदर उन्होंने 10 केसेस रिपोर्ट किए थे। अब राहत शमसी साहब ने शुरू किए हैं, हम उसके जिस तरह रिजल्ट आ रहे हैं सामने, हम उस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब टेस्टिंग के हवाले से भी बताइएगा कि जो हमारे यहाँ तरीका है टेस्ट किया जा रहा है या फिर सैम्पलिंग का जो तरीका है वो पूरी दुनिया में रिकमेंडेड नहीं है। बेस्ट तो ये है कि आपका नाक से गले से दोनों से आपका सैंपल लिया जाए, लेकिन अगर नहीं लिया जाता तो फिर सिर्फ नोज से है। लेकिन जो स्मार्ट सैम्पलिंग की हम बात कर रहे हैं वो गले के जरिए लिया जा रहा है सैंपल, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है देखिए कि नेज़ोफेरिंजियल स्वैब होता है और दो तरीकों से, एक तो ये होता है कि नेज़ोफेरिंजियल नाक के पीछे से वो स्वैब जो है वो फ्लेक्सिबल है और हमारा तो डिपार्टमेंट इसी तरह प्रैक्टिस कर रहा है। बाकी ये है कि अगर ये नहीं होता तो उसको जरूर हमें बताइएगा कि कहाँ नहीं हुआ। अदरवाइज उसका एक ही प्रोसीजर है जो किसानों को एडवाइस होता है। जहाँ तक टेस्टिंग का ताल्लुक है वो मैं आपको बताती चली जाऊँ, देखिए तादाद टेस्टिंग की बढ़ाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि क्योंकि टेस्ट होंगे इसके लिए बाकायदा हम पूरा प्रोटोकॉल बना रहे हैं। क्योंकि अब तो देखिए पहले तो ये था कि हम शायद इन एरियाज को बहुत ज्यादा होगा उसका उस इलाके के अंदर, फिर हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नंबर 1 पीपल विद सिम्पटम्स, फिर उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, या जैसे अभी हमारी बाहर से जितनी फ्लाइट्स आ रही है सारों के टेस्ट हो रहे हैं। आप रैंक तो टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट कर दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपके वक्त का आपकी जानिब से तो उम्मीद दिखाई गई है कि इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर प्लाज्मा थेरेपी पर मजीद काम हो जाएगा या फिर इसका बाकायदा तौर पर इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौसम की बात की है, साथ में हीट स्ट्रोक की हमने बात की है, गर्मी से खुद को कैसे बचाया जा सकता है बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ायात ज़ोहा सुहेल। ज़ोहा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये हीट स्ट्रोक क्या है, जब इंसान को ऐसा हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या अलामात होती हैं इसकी? अच्छा, सिर्फ हीट स्ट्रोक ऐसा है कि इसके अंदर हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? जब हम बाहर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और अगर हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं। तो जब बाहर अब देखिए कितनी गर्मी, अब जैसे जुनैरा भी बता रही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर इस टाइम पर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो वो ऑब्वियसली बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा।
जैसे मैंने बताया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और जब इससे बढ़ेगा हमारा बॉडी टेम्परेचर तो वो हमें हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स देगा, जिसमें बुखार सबसे पहले आएगा। अब जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके फ़ौरन बाद हमारी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो डिहाइड्रेशन को कम करते हैं वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सोडियम पोटेशियम सबसे पहले आते हैं। तो जब नमकियात की कमी होगी, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, तो हम किसी भी किस्म का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोडियम पोटेशियम जो ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी की मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हीट स्ट्रोक के सबसे पहला सिम्टम बुखार आएगा। अब जैसे कोरोना वायरस भी बहुत हो रहा है तो उसमें लोग सिम्टम्स को कंफ्यूज कर रहे हैं कि गर्मी का बुखार है या कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है। तो इस चीज़ को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को उन चीज़ों के साथ आप फ़ायदा उठाएं कि जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने ना दें, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बुखार होगा और डिहाइड्रेशन, नमकियात की कमी होगी और बॉडी फिर वॉमिटिंग और नौजिया की तरफ दोबारा से प्रमोट होगी। तो कोरोना वायरस के सिम्टम्स को और हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स को कंफ्यूज। अच्छा, आपने बात की है कि जब भी हीट स्ट्रोक होती है तो इंसान को उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। अब हाइड्रेट करने के लिए हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बताइए। पानी तो हम पीते ही हैं, लेकिन उससे भी अगर हमने जल्दी अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना है तो क्या करें? ठीक है, उसमें मैं ऐसा बताती हूँ कि सबसे पहले तो इस टाइम पे ऐसे लिक्विड्स का इस्तेमाल करें जो बॉडी के टेम्परेचर को 37 पे ही रखें, वो उसको बढ़ने ना दें, क्योंकि जब वो बढ़ेगा ऑब्वियसली तब डिहाइड्रेशन होगी। तो पहले स्टेप पे अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो वो बहुत बेहतरीन है। उसमें सबसे पहले मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप सत्तू का इस्तेमाल करें। सत्तू जिस तरह से सुने थे 90 भी है और इसमें पोटेशियम एक अच्छे अमाउंट में है, तो पोटेशियम जब बॉडी में जाएगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर से किसी भी किस्म की डिहाइड्रेशन को नहीं आने देगा। और ये दूसरी बात, ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है, उसको बढ़ने नहीं देता। तो इस टाइम पर अगर आप 2 चम्मच सत्तू एक दिन में कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा लोग ये पूछते हैं कि हम बिल्कुल कि आपने फास्टिंग में लेना है या फिर दिन के किसी भी टाइम? मैं वही बताने लगी थी कि इसका बेहतरीन वक्त फास्टिंग टाइम है, यानी कि निहार मुँह खाली पेट सत्तू का 1 चम्मच आप 1 गिलास पानी में अगर मिलाकर पीते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब निहार मुँह में इसको पिएंगे तो हमारे एक तो निज़ाम हज़म वो तेज़ कर देते हैं, जो प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है उसको वो तेज़ कर देता है। और इसके अलावा जो हमारे खून बनाने वाले जो फुल्ली होते हैं जिसको हम RBCs कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, सत्तू उनकी प्रमोशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो जितने अच्छा बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होंगे उतनी अच्छी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी, उतनी अच्छे तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अच्छा जोहा, ये आप मशरूब सत्तू की जो बात कर रही हैं ये अमूमन हमने देखा है कि शक्कर में, गुड़ में या फिर चीनी में, मीठे में घोल के पीते हैं, जबकि जब आपको अगर हीट स्ट्रोक हो जाती है तो आपको मना किया जाता है कि ज़रा मीठे से अपने आप को रोक के रखें। फिर कैसे मीठा इस्तेमाल नहीं करना, सादा पानी में पीना? बिल्कुल सादा पानी पी सकते हैं। और मीठा वो वाला मीठा जो वाइट शुगर है, जो ब्राउन शुगर है उसका हमारी सेहत पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। मीठा खाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर आप वाइट शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो बॉडी में से पानी को खारिज करती है। तो अगर आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल करेंगे जो नेचुरल है, जो सिंथेटिक नहीं है, उससे आपकी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो बेशक सत्तू के अंदर आप गुड़ का चम्मच या इवन शक्कर ऐड करके आप पी सकते हैं, ताकि अगर बहुत से लोग उसको मीठा करके पीना चाहते हैं, कुछ लोग फीका पीते हैं, तो अगर मीठा करना है तो आप उसको शक्कर ऐड करके कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा जोहा, जिन लोगों को सत्तू पसंद नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीना पसंद नहीं करते, कोई है इसका मुतवाज़िन? बिल्कुल, मैं वही बताने लगी थी कि 4 शरबत हैं, जो 4 ड्रिंक्स हैं वो पेशेंट्स को जरूर रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले सत्तू, उसके बाद गन्ने का रस जिसको हम रो कहते हैं। आजकल आपने देखे स्ट्रीट फूड्स में स्ट्रीट वेंडर्स रो बहुत अच्छे तरीके से सेल आउट हो रहे हैं, लोग पी भी रहे हैं। अच्छा, उसमें ऐसा होता है कि उसमें हमारे पास सोडियम, पोटेशियम और एक मीठी चीनी, हमारे पास जो कुदरती चीनी वो उसमें एक नॉर्मल अमाउंट में मौजूद है। तो अगर इस टाइम पर हम उसको पिएंगे तो हमारी बॉडी की जो नमकियात है वो भी अच्छे लेवल पे रहेंगे, बॉडी में से पानी भी खारिज नहीं होगा और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी। लेकिन रो के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हाइजीन का, कि सफाई का इंतजाम आपने ज़रूर देखना है। जिस तरह से ठेले पे लोग ही दे रहे होते हैं, तो अगर आप वहाँ से बाय करें तो कोशिश ये करें कि आप उनकी प्रॉपर देख लें कि वो सारे जो हाइजीन के मेजर्स हैं वो फॉलो करें कि नहीं करें, कि जिस तरह से प्रोसीजर्स हैं वो ठीक होने चाहिए। अगर वो ठीक है तो बेशक आप वहाँ से उसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइजीन का इंतजाम नाकिस है तो फिर मैं एक और उसका ऑल्टरनेट ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। उसमें आ जाता है पुदीना। जो मिंट है वो आपका नेचुरल कूलर है। अल्लाह ताला ने इस टाइम पर, वैसे तो पुदीना सारे टाइम पे अवेलेबल है, लेकिन इस टाइम पे अगर कंज्यूम करते हैं तो वो एक नेचुरल कूलर है, नेचुरली हमारी बॉडी के टेम्परेचर को वो नॉर्मल पे रखता है, 37 के ऊपर रखता है। तो उसके अंदर बेशक आप पुदीने की चटनी कंज्यूम कर लें, या उसको आप डिटॉक्स जैसे लोग पानी पीते हैं, या इवन आप डिफरेंट शरबत हैं उसको ग्राइंड करके कंज्यूम कर लें, या इवन आप उसको रॉ कंज्यूम कर लें। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छा किस तरह से। हमारे यहाँ जब लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाती है, एकदम से वो घर से बाहर से आते हैं, सर में दर्द हो रहा होता है, चकरा रहे होते हैं, गर्मी लग गई होती है ना बंदे को, वो फौरी तौर पर घर में आके सबसे पहले वो जो आर्टिफिशियल शरबत होते हैं वो चीनी घोलते हैं, फिर उसके अंदर लाल शरबत या जो भी शरबत है कोई भी आर्टिफिशियल वो डालते हैं, बर्फ डालते हैं, वो पिलाते हैं। वो बजाय इसके कि
फायदा पहुंचाएगा वो तो मजीद नुकसानदेह साबित हो जाएगा। एग्जैक्टली, उसमें मैं ऐसे वही बताने वाली थी कि आप जो शरबत डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाते हैं उसमें सबसे पहले हमारे जो आर्टिफिशियल शरबत है जिनमें चीनी बहुत ज़्यादा, जो सोडा आता है, लोग दूध सोडा बहुत पीते हैं, वो मजीद खतरा हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि वो बॉडी में पानी तो ले आते हैं, लेकिन पानी के जब उसने निकलना यूरिन के फॉर्म में तो वो सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो सोडियम पोटेशियम है, उसको वो साथ लेकर निकल जाते हैं। तो इस टाइम के ऊपर चाय कॉफ़ी से, बहुत ज़्यादा मीठे शरबत से परहेज़ करें। जिस तरह से लोग सोडा पी रहे होते हैं जिसमें कार्बोनेटेड बेवरेजेस आ जाते हैं, तो उनके इस्तेमाल से परहेज़ करें, क्योंकि दूध सोडे का इस्तेमाल इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। ताज़ा फल का जूस लोगों को बनाने में थोड़ा होता है कि ये बनाना मुश्किल है, तो इससे बेहतर हम टेट्रा पैक जूस कंज्यूम कर लें, तो उससे परहेज़ करें। ताज़ा फल का जूस अगर पीना है तो वो कंज्यूम करें, या ताज़ा फल जिस तरह से आजकल बहुत से ऐसे फल हैं जो पानी से भरपूर हैं, न्यूट्रिएंट से भरपूर हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि आप इस टाइम के ऊपर एक तो ये घर में बना के मशरूबात पिए जाते हैं, दूसरा लोगों के घर में तो ये भी बहुत प्रैक्टिस मैंने देखी है कि फ्रिज भरे हुए हैं डब्बा पैक जूस। डब्बा पैक जूस है वो इसीलिए कि कन्वीनियंट है कि हम खोलेंगे और कंज्यूम कर लेंगे। वो एक देखिए जो मीठे के सिवा मेरा ख्याल कुछ भी नहीं होता, उसमें मीठे के सिवा कुछ भी नहीं होता। अब लोग थोड़ा सा उस पर प्रमोट करेंगे विटामिन सी कंटेंट है, लेकिन जो विटामिन सी आपको नेचुरल फलों से मिल रही है वो एक डब्बे के जूस के फल से ऑब्वियसली बेहतर नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि नेचुरल फ्रूट्स का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में ज़्यादा रखें। और इस वक्त मैं किचन गार्डनिंग के ऊपर ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, जिससे मैंने बताया कि मिंट जो है वो एक नेचुरल कूलर है, तो बेहतर ये कि गमले में छोटे से बर्तन में भी लगा सकते हैं और वो बड़ा आसानी उग जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल हर एक का गोल है कि हम ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ जाएं, हम कुदरत के करीब जाएं, प्रिजर्वेटिव्स के इस्तेमाल से परहेज करना है। तो जो मिंट अगर आप अपने गमलों में पॉट्स में उसको ग्रो करते हैं और डेली वहाँ से कंज्यूम करते हैं, वो कितना फायदेमंद है। एक तो नेचुरल है। हमें ये बताइए, आपने मशरूबात तो बता दी है कि किस तरह से बॉडी को हाइड्रेट करना है, कुछ सब्जियां, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको खा के फौरी तौर पे अफाका हो सकता है? बिल्कुल ऐसे हैं, और जैसे ये मौसम ऐसा है कि जिसमें हीट स्ट्रोक बढ़ रही है और अल्लाह ताला ने हमें ऐसे फलों से इसमें नवाजा है कि जो हमें हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। उसमें जैसे चेरीज अवेलेबल हैं आजकल, लुकाट अवेलेबल है, तरबूज अवेलेबल है। ये तीनों ऐसे फल हैं जो पानी से भरपूर हैं और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन को नहीं होने देंगे। अच्छा, उसमें ये है कि मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि हर चीज़ का इस्तेमाल इत्तेदाल में करें। लोग ये समझते हैं कि तरबूज हमें पानी की कमी से बचाता है, तो हम पूरा तरबूज खा लें। सुबह दोपहर शाम हर वक्त तरबूज पे जोर है, तो ये एक ठीक चीज़ नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप तरबूज कंज्यूम करेंगे वो बॉडी में ओवर हाइड्रेशन की तरफ ले जाएगा, पानी बॉडी में ज़्यादती हो जाएगी। बिल्कुल, वो भी खतरनाक, वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपके गुर्दे सबसे पहले उससे मुतासर होते हैं। उसके बाद आपने देखे लोगों के पेट में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उनके हाथ पाँव में एक नमनेस आ जाती है। तो वो भी क्यों होता है? क्योंकि वो जब ऐसे फल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा, और फिर अगर हम वो फल भी लेने साथ पानी भी कंज्यूम करें, तो वो आपको ओवर हाइड्रेशन की तरफ लेके जाता है। तो इस टाइम के ऊपर बैलेंस डाइट के ऊपर, यानी कि अगर आपकी एक नॉर्मल इंडिविजुअल है आप, जिसमें आपके हाइट वेट सब ठीक है और आपको किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है, तो आप 1 कप तरबूज का जो फल है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा जोहा, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि बॉडी ओवर हाइड्रेट हो जाएगी, वो भी खतरा हो जाएगी इन फूड्स का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्या ज़्यादा पानी पीने से भी बॉडी ओवर हाइड्रेट हो जाती है? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि हम पानी भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, साथ हम ऐसी चीज़ें भी कंज्यूम कर रहे होते हैं जो पानी को बॉडी में स्टोर कर रही होती है। जिस तरह से हम पानी अगर ले रहे तो हम नमक वाली चीज़ें भी ले रहे हो जिसमें सॉल्ट ऐड होता है, तो नमक क्या करता है, हमारी बॉडी में पानी को जमा करना शुरू कर देता है। जब एक्स्ट्रा नमक आप लेंगे, पानी भी एक्स्ट्रा लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, जैसे 6 से 8 ग्लास एक हेल्दी इंडिविजुअल ले सकता है, लेकिन अगर कोई 15 से 16 ले रहा है या 20 तक ले रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर ओवर हाइड्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। और नमक, जैसे मैंने बताया, वो जैसे में पानी को इकट्ठा करता है, तो जब पानी और नमक आएंगे बॉडी में, तो वो एडिमा के सिम्टम्स, एसाइटिस के सिम्टम्स, जिसमें बॉडी में पानी की ज़्यादती की शिकायत होती है, वो भर जाएगी। तो डिहाइड्रेशन को कम करने के साथ आप दूसरे बीमारियों के अंदर पड़ते जाएंगे। तो हर चीज़ का इस्तेमाल इत्तेदाल में रखें। और तरबूज से आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो स्टमक में ब्लॉटिंग का इशू आ जाता है, कि पेट में दर्द होती है। तो तरबूज का इस्तेमाल हमेशा 1 कप पे रखें या हाफ कप पे रखें, क्योंकि उसके जब हम कंज्यूम करते हैं तो कंजम्पशन के बाद बॉडी के अंदर 2 गैसेस बनती हैं, एक हाइड्रोजन और एक मीथेन। तो जब ये दोनों बहुत ज़्यादा बनेंगे तो वो ब्लॉटिंग की तरफ लेके जाते हैं, जो पेट में दर्द होती है कि चीज़ें ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसका इस्तेमाल 1 कप या हाफ कप पे रखें। टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट? बिल्कुल, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से चेरीज़ अगर आप कंज्यूम करते हैं तो चेरीज़ का बेहतरीन वक्त वो, जैसे आपको मैं बताती हूँ, मिड मॉर्निंग है या जो आपका आफ्टरनून स्नैक है। लेकिन चेरीज़ अगर सोने से पहले आप कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, रात के औकात में, क्योंकि आपका जो सोने का एक हार्मोन होता है हमारे पास मेलानिन, उसको मेलाटोनिन, उसको वो बनाती है। तो अगर आप उसको सोने से पहले कंज्यूम करेंगे, पुरसकून नींद आएगी। जो लोग स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, अगर इस टाइम के ऊपर वो रात को सोने से पहले चेरीज़ लेते हैं तो उनके लिए बहुत
फ़ायदेमंद है। यानी इसका मतलब हमारे पास वो तमाम वेजिटेबल फूड्स नेचुरल हमारे पास तरीके मौजूद हैं जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं या फिर इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, उसका ऑल्टरनेटिव वाला क्या टाइमिंग्स हो सकता है? अच्छा, तरबूज का बेहतरीन जो वक्त है वो आपका, अगर आपने उसको जिस तरह से 10-11 बजे भी ले सकते हो और शाम 4-5 बजे भी ले सकते हो। रात को नहीं खाना, उसको रात को नहीं लेना। जिस तरह से मैंने बताया कि वो स्टमक में गैसेस बनाता है, तो रात को अगर आप सोने से पहले उसको लेंगे तो वो स्टमक में ऐसी गैसेस बनाएगा जो आपको पेट में दर्द करेगा और आपको सोने में मुश्किल देगी। तो रात को और अर्ली मॉर्निंग उसके इस्तेमाल से परहेज करें। उसका इस्तेमाल आप खाने के साथ करें या आपके जो छोटे स्नैक्स हैं उसमें करें। और अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको वजन गेन करना होता है तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो भूख है उसमें ये इजाफा करेगा और आपके जो वेट गेन है एपेटाइजर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। सब्जियां बताइए। अच्छा, सब्जियों में सबसे पहले तो खीरा आ जाता है। खीरा एक ऐसे अल्लाह ताला की एक सब्जी, एक नेमत है कि वैसे बहुत रिफ्रेशिंग होता है और अगर इस टाइम पे हम कंज्यूम करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि खीरे को उसके छिलके के साथ कंज्यूम करें। बहुत से लोग कहते हैं कि उसके ऊपर जर्म्स हैं, ऐड होते हैं, जिसमें हम आप उसको नमक वाले पानी में बेशक धो लें, उसको उसमें रखें नहीं, सिर्फ उसको उससे वॉश कर लें और उसके बाद आप उसको छिलके के साथ कंज्यूम करें। क्योंकि खीरे के छिलके में हमारे पास एक न्यूट्रिएंट है सिलिका। इस टाइम पे आपने देखा गर्मी की वजह से बहुत सी बच्चियों की स्किन के ऊपर एक्नी का इशू आ रहा होता है, एजिंग के सिम्टम्स जल्दी नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि जब बॉडी में से पानी निकल रहा होता है तो हमारी स्किन के अंदर खाली स्पेसेस आ जाती हैं। जब खाली स्पेसेस बनती है तो ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो वो एजिंग को प्रमोट करती है। तो जो खीरे का छिलका है उसमें सिलिका मौजूद है। तो जब आप सिलिका कंज्यूम करेंगे तो आपके अंदर जितने भी एज रिलेटेड सिम्टम्स हैं, स्किन रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उनको वो दूर करती है। तो खीरे को कोशिश करें कि छिलके के साथ लें और उस पर इजाफी नमक ऐड ना करें, क्योंकि नमक जब ऐड करेंगे तो वो बॉडी के अंदर इजाफी पानी को जमा करेगा और वो प्यास की शिद्दत को भी बढ़ाएगा। तो जब आप ऐसे फल और सब्जियां लेते हैं जिनमें ऑलरेडी पानी है और ऊपर से आप इजाफी पानी कंज्यूम करते हैं तो वो आपके जो निज़ाम हज़्म है उसको खराब करते हैं। हैजा हो गया या फिर वॉमिटिंग हो गई, वो इसका मतलब है कि जब एक्स्ट्रा पानी बॉडी में हो जाता है फिर होता है। तरबूज वैसे मशहूर है कि हैजा के लिए कि पानी, तरबूज की बात करेंगे बिल्कुल, लेकिन जितने भी आपके पास ऐसे फल, ऐसी सब्जियां जिसमें पानी है और ऊपर से आप एक्स्ट्रा पानी कंज्यूम करते हैं तो वो आपको डायरिया की तरफ लेके जाता है। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि जब आप ऐसे फल कंज्यूम कर रहे होते हैं जिनमें ऑलरेडी पानी है और आप एक्स्ट्रा जब पानी कंज्यूम करते हैं तो आपका जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, जो निज़ाम हज़्म है, वो ऑल्टर हो जाता है। बहुत शुक्रिया जोहा सोहेल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे देखने वालों को बताया आपने कि किस तरह से आपने हीट स्ट्रोक से बचना है और अगर खुदा ना खास्ता आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए हैं तो किस तरह से आपने अपने आप को दोबारा से सेहतमंद बनाना है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।